Dear students, good morning. Welcome to all of you in video class. I am going to discussing the topic Doctrine of Eclipse Part 2. ग्रहण के सिद्धांत के भाग 2. This topic is related to constitutional law of India, that is subject of fundamental right. Under the fundamental rights in the constitutional law of India, अर्थात जो ग्रहण का सिद्धांत जिसके प्रथम भाग आप पिछले वीडियो लेक्चर में आप समझे थे। तो प्रथम भाग में ग्रहण के सिद्धांत के विषय में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अर्थात संविधान पूर्व विधियां से संबंधित विषयों को बताने का मैंने प्रयास किया। यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विषय वस्तु के संदर्भ में जितने भी तथ्य है उसे बताने का प्रयास किया था। लेकिन आज के जो इस क्लास में मैं ग्रहण के सिद्धांत से संबंधित जो दूसरा तरीका है, दूसरा समझने का जो टेंडेंसी है उसमें है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कि ग्रहण के सिद्धांत के अंतर्गत जो संविधानोत्तर विधियां के विषय वस्तु को बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये देखना है, पहले आप समझ भी चुके हैं कि आर्टिकल 13 से रिलेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है कि अनुच्छेद 13(1) में आपने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विषय वस्तु को देखा। यहाँ आर्टिकल 13 क्लाउज 2 पार्ट 2 के अंतर्गत आप पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विषय वस्तु पर को समझेंगे या मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो दूसरा भाग है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या अनुच्छेद भारतीय संवैधानिक विधि के अनुच्छेद 13 के पार्ट 2 को प्रतिबंधित करता है कि राज्य को ऐसी विधियों को पारित करने का निषेध है जो संविधान के भाग 3 जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती है या कम करती है या न्यून करती है। अर्थात राज्य ऐसे अधिकारों या राज्य ऐसे कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों से डिफर है, तो वह विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य समझी जाएगी और ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होगी, वॉइड होगी। वह एक मृत विधि होगी अर्थात स्टिल बॉर्न लॉ के रूप में उसे समझा जाएगा और इसे फिर से संसद द्वारा पारित कराना आवश्यक होगा। इट मीन्स कि संसद में इस तरह के कानूनों को लाकर उसे पारित कराना आवश्यक होगा। तो इस तरह से संविधानोत्तर विधियां जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है मूल अधिकारों से असंगत, प्रारंभ से ही शून्य होती है। यानी कहने का तात्पर्य कि ऐसे जो मूल अधिकारों से असंगत संविधानोत्तर विधियां को भी न्यायालय से या न्यायालय के द्वारा मान्यता अधिमान्यता की घोषणा आवश्यक होता है। तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट से भी उसे पारित कराना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि वह प्रारंभ से पहले भी आप जाने हैं कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो पूर्व संविधान पूर्व विधियां जो थी वह पूर्व से शून्य नहीं होती थी, बल्कि
संविधान लागू होने पर उसे शून्य समझा गया, जबकि संविधानोत्तर विधियाँ प्रारंभ से शून्य होती है और इस विधि के अंतर्गत किया गया कोई कार्य, चाहे वह पूर्ण हो गया हो या रनिंग अवस्था में हो, चल रहा हो, पूर्णतः अवैध होगा। और यदि इससे कोई प्रभावित हो तो उसे रिलीफ पाने का हक होगा। अर्थात यदि कोई पर्सन इस तरह के विधियाँ से प्रभावित अफेक्टेड है तो उसे रिलीफ भी मिलना चाहिए। जैसा कि एक मामला दीपचंद्र वर्सेज यूपी स्टेट जो 1959 में आया था, उसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया था। ऐसे संविधानोत्तर विधि के संदर्भ में एक प्रश्न उठता है कि क्या ग्रहण का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू होता है। तो यहाँ ये देखना होगा कि इस तरह के प्रश्नों के जवाब में आपको फिर न्यायालय के कुछ मामलों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ प्रश्न उठा कि क्या ग्रहण का सिद्धांत पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू होता है अथवा नहीं। तो इस संबंध में आपको सगीर अहमद वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का मामला जो 1954 में आया था, उस मामले में उच्चतम न्यायालय के वर्डिक्ट को देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय किया था या क्या अभी निर्धारित किया था। तो इस मामले में अर्थात सगीर अहमद के मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से शून्य होती है या शून्य होती है, अतः बाद में किया गया संविधान संशोधन उसे विधि मान्य नहीं बना सकता। तो ऐसी विधि को फिर से पारित करना आवश्यक होता है, जिसे दीपचंद्र वर्सेज जो यूपी स्टेट 1959 के मामले से संबंधित जोड़कर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि जो दीपचंद्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सगीर अहमद मामले के विनिश्चय को अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि एक संविधानोत्तर विधि जो अनुच्छेद 19 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उसे कम करती है, वह प्रारंभ से ही शून्य होती है। किंतु बाद में 1974 के मामला जो गुजरात राज्य वर्सेज श्री अंबिका मिल्स 1974 के में न्यायालय ने पहले के निर्णय को विनिश्चयों में परिवर्तन ला दिया, उसे पलट दिया। यानी कहने का तात्पर्य कि 1974 में यह जो गुजरात राज्य वर्सेज श्री अंबिका मिल्स का जो मामला था, इसमें पहले का जो सगीर अहमद वाला मामला का निर्णय या दीपचंद्र वर्सेज उत्तर प्रदेश के मामले का जो विनिश्चय था, उसमें परिवर्तन किया, उसमें अत्यधिक रूप से बदल दिया और कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मूल अधिकारों से असंगत है, वह सभी प्रयोजनों हेतु प्रारंभ से ही वॉइड नहीं होते, बल्कि यह आर्टिकल 19 द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों के प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या कम करती है। परंतु जो नागरिक नहीं है तो अनागरिकों के लिए यह विधि लागू होता है, लागू रहता है। तो यह कन्फ्यूजन की स्थिति था कि नागरिक अनागरिक के विषय में भेद करने का भी ये मामला बनता था। इसलिए फिर एक मामला आया दुलारे लोध वर्सेज एडीजे थर्ड कानपुर
जो 1985 का मामला आया, उस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधानोत्तर विधि पर भी ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। इस तरह से जो 1985 का मामला दुलारे लोध वर्सेज एडीजे थर्ड, ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित था, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह क्लियर कट स्पष्ट निर्णय दिया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी ग्रहण का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू होता है, भले ही वे नागरिक से संबंधित क्यों न हो। तो इस प्रकार जो संविधानोत्तर जो भी विधियां है, ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को समझने में या उसे स्पष्ट होने में, स्पष्ट करने में इसका भी योगदान है कि ग्रहण का सिद्धांत में जो पहला पिछले लेक्चर में बताया था, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, जो संविधान के अनुच्छेद 13 पार्ट 1 के खंड डी के तहत उसकी व्याख्या या उसको उपबंधित किया गया है, उसे स्पष्ट करने के साथ साथ जो पहले से तो वह जो उस समय प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संविधान लागू होने से पहले का जो भी कानून था वह वैध तो था, लेकिन जिसको हम शैडो ऑफ कास्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार मूल अधिकारों का से आच्छादित होकर वह मृत प्राय सुसुप्तावस्था में हो गया था, जिसे बाद में उसे संसद द्वारा या उसे पारित कराकर या कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसे सुसुप्तावस्था या मृत प्राय को परिवर्तन कर अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ग्रहण के सिद्धांत में लाया जा सकता है। उसी तरह से दूसरा सिद्धांत जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विषय में जो अभी मैंने कुछ उसके तथ्यों को समझाने का प्रयास किया, तो यह भी ग्रहण के सिद्धांत में आवश्यक भूमिका का निर्वहन करता है, अर्थात अधिकारों और दायित्वों दोनों को ग्रहण के सिद्धांत में उसे स्पष्ट करने का कोशिश करता है, क्योंकि ये जो दोनों विधियां हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें जो कुछ वादों को बताए, जैसे इसमें जो आज के जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैंने दीपचंद्र वर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट या सगीर अहमद वर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट या जो दूसरा दुलारे लोध वर्सेज एडीजे थर्ड के मामला को आप पुस्तकों में देखेंगे, और उससे इसके जो न्यायालय के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है उसे विस्तृत रूप से आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो ग्रहण के सिद्धांत है उसे समझने में सहायता मिलेगी। जैसे कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी न्यायालय के द्वारा समय समय पर उस पर कुछ स्पष्टीकरण दिया गया था, उसे भी देखेंगे, समझेंगे, और इस तरह से ग्रहण के सिद्धांत को के एक नोट तैयार करेंगे और उसे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ते रहेंगे और उसे इस जो टॉपिक है इसका एक नोट, शॉर्टकट नोट बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।